पर आ रहा था। उसने भीतर से दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई कारस्तानी? नहीं नहीं, ये लापरवाही नहीं हो सकती, ये सब सुरभि ने जानबूझकर किया है। अच्छा होगा कि निशांत जल्दी से वापस आ जाए। इन विचारों के साथ वे बचपन की यादों में खो गए। कुलवंत और निशांत बचपन के मित्र थे। दोनों के घर आसपास ही थे। साथ ही खेलते कूदते बचपन गुजरा। एक ही स्कूल में शिक्षा पाए। यूनिवर्सिटी में साथ ही दाखिला लिया। बाद में निशांत ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य शुरू कर दिया। कुलवंत ने अपने पिता का खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। एक दिन अच्छा रिश्ता आया तो प्रभुदयाल जी ने अपने बेटे निशांत का विवाह सृजना के साथ धूमधाम से कर दिया। कुलवंत ब्याह के कार्यों में 1 महीने तक जुटा रहा। निशांत के सभी सूट उसने अपनी पसंद से सिलवाए। बारातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रीतिभोज का मेन्यू तय करने तक में उसने प्रभुदयाल जी की मदद की। लोग भी कहने लगे कि निशांत और कुलवंत दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। कुछ समय बाद कुलवंत की भी शादी हो गई। उसकी शादी में निशांत तो आया, मगर उसकी पत्नी सृजना नहीं आई थी। कुलवंत को बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। निशांत उस दिन कुछ भी नहीं बोला। कुलवंत की हर बात को उसने सहजता से लिया। घर गृहस्थी में बंधने के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। कभी कभार दोनों दोस्त मिलते तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ही समय गंवा देते। कुलवंत को कई बार लगा कि निशांत की गृहस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों खबर लगी कि निशांत के लड़की हुई है। मिठाई और उपहार देकर दोनों पति पत्नी वापस आ गए। कुछ दिनों बाद एक अन्य मित्र के द्वारा मालूम पड़ा कि निशांत और सृजना की आपस में नहीं बनती। दोनों में रोज ही झगड़े होते रहते हैं। पुत्र और बहू के झगड़ों से दुखी प्रभुदयाल जी की एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो निशांत और सृजना का मामला बिगड़ता ही चला गया। मित्र के घर के बुरे समाचारों के बाद कुलवंत भी चिंतित हो उठा। एक दिन वह अपनी निशा को लेकर निशांत के घर गया। वहां दोनों को खूब समझाया। यहां कुलवंत को पहली बार लगा कि सृजना बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। निशांत ने तो उनकी बात को धैर्य के साथ सुना, मगर सृजना ने उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया, देखिए कुलवंत जी, आप अपने घर को संभालें। हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है। उस दिन कुलवंत भारी मन से वापस घर आया तो रो पड़ा था। आज उसके मित्र का घर बिखराव पर है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद समाचार मिला कि निशांत और सृजना में तलाक हो गया। कोर्ट के आदेश से सुरभि निशांत को मिल गई थी। एक दिन निशांत ने कुलवंत और निशा को अपने घर बुलाया और बताया कि वह सुरभि को लेकर दरबन जा रहा है। वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। उसने कुलवंत को अपने घर की चाबी देते हुए कहा कि मकान किराए पर उठा देना या जैसा तुम्हें उचित लगे करना। समय समय पर सफाई जरूर करवा देना। उस समय सुरभि मात्र 8 वर्ष की थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुलवंत की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन निशा ने स्तन में दर्द होने की बात बताई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच के बाद बताया कि उसको कैंसर है। बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। कैंसर ने ऐसी जड़ें जमाई कि निशा कभी ठीक ही नहीं हो पाए। कुलवंत को घर का चिराग दिए बिना ही निशा चल बसी। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो गया था। वह दुनिया में अकेला हो गया। कभी भी उसका मिलना सृजना भाभी से हो जाता था। वह अपने किए पर बहुत रोती थी। देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन निशांत ने वीजा व हवाई जहाज का टिकट भेजकर कुलवंत को डरबन बुला लिया। मित्र के बुलावे पर वह 1 महीने पहले डरबन आया था। जब उसने डरबन की धरती पर पांव रखा तो निशांत खुद गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था। वर्षों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के आंसू निकल आए थे। घर पहुंचे तो सुरभि को देखकर कुलवंत का मुंह खुला का खुला रह गया। 12 वर्ष पूर्व जिस सुरभि को उसने भारत से विदा किया था, उसमें वह इस सुरभि में जमीन आसमान का फर्क था। आज तो वह बिल्कुल अपनी मां जैसी लग रही थी। उसके नैननक्श बिल्कुल सृजना के जैसे थे। निशांत और सुरभि के साथ रहने से कुलवंत में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। उन दोनों के साथ रहते 1 महीना कब बीता पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले निशांत को किसी जरूरी कार्य से दुबई जाना पड़ा। उसने रवाना होते समय कुलवंत से कहा था, मैं 1 हफ्ते के बाद ही आ पाऊंगा। तुम्हारी देखभाल के लिए सुरभि को कह दिया है। कोई विशेष कार्य हो तो मोबाइल पर बता देना। अचानक विचार तंद्रा टूटी तो कुलवंत ने देखा कि बंगला आ गया है। उन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि दरवाजा खुला हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। सुरभि ने आश्चर्य से कहा, मैंने जाते वक्त ताला लगाया था। पीछे से ये दरवाजा किसने खोला?
दोनों तेजी से दौड़ते हुए भीतर गए तो वहां के हालात देखकर भौचक्के रह गए। पूरे बंगले का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। सुरभि ने कुलवंत की तरफ देखकर कहा, लगता है चोरों ने यहाँ अपना हाथ दिखा दिया है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां जा पहुंची। अधिकारी पूछताछ के बाद छानबीन में लग गए। लूट की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वापस लौट गई। सुरभि ने कुलवंत की तरफ देखकर कहा, यार अंकल, यो मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? यहाँ तो यह आम बात है। ये तो अच्छा हुआ हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना लुटेरे हमें जान से मार भी सकते थे। मैं पापा को फोन करके बता देती हूँ। आप चाय तो बनाकर पिला दीजिए। कुलवंत सुरभि की बेतकल्लुफी पर हैरान था। वह चुपचाप उठा और रसोई घर की तरफ चल दिया। सुरभि ने मोबाइल फोन से घर में हुई लूट की बात अपने पापा को बता दी। उसने ये भी बता दिया कि चिंता की बात नहीं है। कुलवंत अंकल और वह कुशल मंगल से हैं। कुलवंत ने तब तक चाय बना ली। रात को दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। खाना खाते समय दोनों चुप चुप रहे। खा पी कर दोनों फ्री हुए तो कुलवंत अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। टीवी चालू करके वे चैनल बदलने लगे। एक चैनल पर कोई संत कथा का वाचन कर रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो आज कथा का ही आनंद ले लिया जाए। इतने में सुरभि दूध का गिलास ले आए। कुलवंत को धार्मिक चैनल पर कथा सुनते देख आश्चर्यचकित हो उठी। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए कनखियों से कुलवंत की तरफ देखा और बोली, वाह, आपको भी कथाओं का शौक है। सुरभि की बात पर कुलवंत की हंसी छूट गई। वे सुरभि की तरफ देखे बगैर ही बोल पड़े, सब अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। अपने भारत में तो आजकल कथाकारों की बाढ़ आई हुई है। इन कथाओं में धन बरस रहा है। धर्म के नाम पर न तो लूटने वालों की कमी है और न ही लुटाने वालों की। मैं भी कभी भी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर कथावाचक बन जाऊं। धन और शोहरत के साथ सुंदर सुंदर चेहरे वाली हसीनाओं के दर्शन का लाभ भी मिलता रहेगा। अरे रहने भी दो, हसीनाओं को देखना आपको आता ही कहाँ है। हाँ, साधु बनकर माला फेरनी हो तो बात दूसरी है। कुलवंत सुरभि की बात सुनकर सन रह गए। वे समझ गए कि सुरभि का मूड आज बड़ा रोमांटिक है। उसकी द्वियथी बातों में कुछ छिपा है। उन्होंने सुरभि की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, रात काफी हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुरभि अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मदमस्त कर देने वाली मुस्कान थी। कुलवंत ने दूध के गिलास की तरफ देखा। आज दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन में विचार किया कि निशांत जल्दी से वापस आ जाए। वे टीवी का स्विच बंद करके सो गए। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक चौंक कर उठ बैठे। आंखें खुली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। कौन है? घबराहट में मुंह से निकल गया। मैं हूं। मैं कौन? सुरभि, इस समय यहाँ क्या करने आए हो? मुझे नींद नहीं आ रही। अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं अकेली वहां नहीं सो सकती। पागल मत बनो, जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं, डर लगता है। मैं तो यहीं पर सोऊंगी। समझा करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही, इसीलिए तो यहाँ सोने आई हूँ। इतना कहते ही सुरभि कुलवंत के पास लेट गई। कुलवंत की सांसें एकाएक फूलने लगीं। वे पलंग पर एक कोने पर सरक गए। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने सुरभि की तरफ देखकर कहा, प्लीज, ये गलत है। हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फर्क तो देखो। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। सुरभि ने भी करवट बदली और कुलवंत से एकदम